गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? तो कल हमने चैप्टर ओवर किया था श्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। एनी डाउट्स इन दैट चैप्टर? आपने अगर पढ़ा हो उस चैप्टर को तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। आप लोगों ने कहा था सर पहले थ्योरी पोर्शन कंप्लीट करा दो, तो अभी हम हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसको हम अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोलते हैं। आफ्टर दैट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा। अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद हमने पढ़ा डबल एंट्री सिस्टम और फिर हमने पढ़ा श्योर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। नाउ हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। केवल 11th के लिए ही नहीं, आने वाली सब क्लासेस के लिए, यानी 12th इवन बीकॉम में भी काम आएगा, क्योंकि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं एट एवरी स्टेज, एट एवरी स्टेज। ठीक है ना? तो चैप्टर ध्यान से पढ़ना। अच्छा, पहले मैंने पूछा कोई क्वेरी है क्या सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी में? कोई क्वेरीज नहीं है किसी भी बच्चे की? सबको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं क्या? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग की थ्योरी बेस को कंसिस्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं अकाउंटिंग के थ्योरी बेस के अंदर, यानी ये बेस ऑफ अकाउंटिंग सेट करते हैं। ये क्या है? ये जर्नल रूल्स हैं या गाइडलाइंस हैं जिनको फॉलो करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। व्हाटएवर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती हैं, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गिवन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में गिवन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है? यस सर। तो देखो, आप पीडीएफ ओपन कर लो और अगर आप लोग बुक्स ले आए हो तो अपनी बुक ओपन करो, पेज नंबर फर्स्ट ऑफ चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पेज नंबर फर्स्ट के ऊपर बिल्कुल बॉटम में लिखा हुआ है आपका थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा? बेटा टाइम से एंटर हुआ करो क्लास के अंदर। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या इंक्लूड होगा? थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में प्रिंसिपल्स आएंगे, कॉन्सेप्ट्स आएंगे, कन्वेंशंस आएंगी, रूल्स एंड गाइडलाइंस आएंगे, डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर आइडेंटिफाइड। सेकेंड स्टेप वाज those financial transactions will be recorded in the books of original entries. On the basis of books of original entries, transactions are posted to the ledger accounts, that is classification stage, and on the basis of balances of the ledger accounts, trial balance is prepared, and on the basis of trial balance, final accounts, that is trading and profit and loss account and balance sheet is prepared at the end of the financial year. ये हमारा था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस ली थी फर्स्ट चैप्टर की उनको याद होगा। चुप कैसे हो? पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? थ्योरी बेस्ड प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो ऐसे बिहेव मत करो जैसे बिल्कुल नई चीज पढ़ा रहा हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के आ रहे हो ये टॉपिक आप। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ प्रिंसिपल्स। थ्योरी बेस के अंदर क्या क्या आएंगे आपके? प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स,
कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस यानी वो गाइडलाइंस जो हमको गाइड करती हैं कि हाउ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या हाउ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आपके थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में इंक्लूडेड होंगे, ये थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में शामिल होंगे। अब इनको थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में कंसिस्ट करने का या इंक्लूड करने का बेनिफिट क्या मिलेगा? व्हाट विल बी द बेनिफिट इफ दीज आइटम्स विल बी इंक्लूडेड इन द थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग? ये क्या हेल्प करती हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर में, अकाउंटिंग प्रोसेस में? ये चीजें क्या हमें हेल्प करती हैं, क्या बेनिफिट देती हैं ये चीजें? तो ये चीजें डेवलप हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी ये ऐसा नहीं है कि ये चीजें एक दिन के अंदर हमने डेवलप कर ली। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब से अकाउंटिंग एग्जिस्टेंस में आई तब से लेके आज तक जो जो चेंजेस हुए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे जो पास्ट में जिन लोगों ने अकाउंटिंग वर्क किया है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे, चेंजिंग एनवायरनमेंट के बेसिस पे, बिजनेस करने के तरीके में जो चेंजेस आए, उन चीज़ों को कंसिडर करके ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुई हैं। क्यों डेवलप हुई? टू ब्रिंग द यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जो था, जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी अकाउंटिंग साइकिल, उसमें यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी लाने के लिए, यानी अकाउंटिंग वर्क ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द सेम वे हो, यूनिफॉर्म बेसिस पे हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अकाउंटिंग वर्क डिफरेंट तरीके से हो रहा है, और अगर इंडिया में जो अकाउंटिंग वर्क कर रहा है पर्सन, अगर वो यूएसए जाए तो उसको कुछ डिफरेंट ही मेथड्स वहां पे मिले, डिफरेंट ही प्रोसेस वहां पे मिले। ऐसा ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो अकाउंटिंग वर्क के अंदर। तो टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग in order to enhance its utility to the various users of accounting information। यानी जो अकाउंटिंग डेटा है उसको यूजर्स के लिए और बेनिफिशियल बनाने के लिए, यूजर्स के लिए वो अकाउंटिंग डेटा और बेनिफिशियल हो जाए, तो कह रहा है इन ऑर्डर टू एनहेंस इट्स यूटिलिटी टू द वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इन चीजों के अलावा, इन एडिशन टू दीज, यानी प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, रूल्स एंड गाइडलाइंस, इसके अलावा ICAI ने, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डेवलप किए हैं जो कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर शामिल होते हैं। These accounting standards also included in the theory base of accounting, यानी on the basis of the rules given in these accounting standards, accounting will be done in the books of accounts of the business organization। बोलो ये चीज क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। अभी जो फर्स्ट 2 पेजेस पे हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पेज हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड पेज और थर्ड पेज हाफ पार्ट, ये केवल नॉलेज के पर्पस से है, यानी यहाँ से कोई क्वेश्चन क्रिएट होने के चांसेस नहीं है। ये केवल आपको ये समझा रहे हैं कि व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अजम्पशंस क्या होती हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं, ये केवल आपको एक नॉलेज गेन करने के पर्पस से ये मटेरियल पढ़ना है। मेन पार्ट हमारा स्टार्ट होगा इस चैप्टर के अंदर फ्रॉम पेज नंबर 3, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, जो हम आज ही करेंगे। तो पहले सेकंड पेज पर ये नॉलेज लेनी जरूरी है कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का मतलब क्या है। तो थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग तो हम कर चुके हैं, अब देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, देखो पास्ट के अंदर जो अकाउंटिंग डेटा मेंटेन किया जाता था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, मेनली उसकी यूजफुलनेस किसके लिए थी? मेनली उसकी यूजफुलनेस थी प्रोप्राइएटर यानी ओनर के लिए। यानी अकाउंटिंग डेटा मेंटेन किया जाता था फॉर द
for providing information regarding the business to the owner of the business organization. But nowadays बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई लोगों का, कई पार्टीज का जो इंटरेस्ट होता है वो इंक्लूड होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. कैसे सर? ओनर का तो होगा ही होगा क्योंकि उसने पैसा लगाया बिजनेस के अंदर. उसके अलावा अगर ओनर ने बैंक से लोन लिया है तो अब बैंक का इंटरेस्ट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या हो गया? वेस्ट हो गया, यानी शामिल हो गया. उसके अलावा किसी इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर, सप्लायर्स का इंटरेस्ट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूडेड होता है. यस और नो? अगर बिजनेस अच्छे से रन करेगा तो सप्लायर्स को टाइमली आप पेमेंट कर पाओगे. बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर. गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, टैक्स डिपार्टमेंट है, इनके इंटरेस्ट भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर वेस्टेड होते हैं, यानी शामिल होते हैं. तो नाउअडेज द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन keeping in view the interest of different parties. तो डिफरेंट पार्टीज हमने फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. तो हमें उन इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स को ध्यान में रखकर अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने होते हैं ताकि हर पार्टी के जो डिमांड्स हैं, जो वो इंफॉर्मेशन चाहते हैं टू टेक द करेक्ट डिसीजन ऑन करेक्ट टाइम, उन चीज़ों को ध्यान में रख के हमें अपने अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो मेंटेन करने पड़ते हैं. तो इस पर्पस से कि हर पार्टी को जो उसकी डिमांड है, जो उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए, वो प्रॉपर वे में मिले और वो इंफॉर्मेशन इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो, यानी वो उसको वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए. इस चीज़ के लिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए और ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो इनको एक्सेप्ट करते हैं जनरली कि हम while making the records या while maintaining the records of the business organization इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे. अभी तक आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंटेंट ने डिनाई कर दिया हो कि मैं इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करूंगा, मैं तो कुछ और प्रोसीजर फॉलो करूंगा टू मेंटेन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. नो, दीज आर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. यानी ये जो प्रिंसिपल्स हैं इनको जनरली ऑल ओवर द वर्ल्ड अकाउंटेंट्स इनको एक्सेप्ट करते हैं कि दे विल फॉलो दीज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स व्हाइल मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बोलो, समझ में आ गया? यस सर. तो देखो पेज नंबर 2 पे देखो, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. Unlike in the past when accounting statements were largely needed by the proprietor होता है owner. These days the accounting statements are needed by various parties who have vested interest in the business. Vested यानी जो business में शामिल है, जो उनका interest business के अंदर शामिल है कि business अगर अच्छा परफॉर्म करेगा तो उन्हें भी benefits होंगे और business अगर खराब परफॉर्म करता है तो उन्हें भी losses होंगे. अब ये डिफरेंट या वेरियस पार्टीज कौन कौन सी हैं? नेमली प्रोप्राइएटर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट एंड मैनी अदर्स. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स डिस्क्लोज द प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ द बिजनेस टू वेरियस पार्टीज. सॉल्वेंसी पढ़ाया था मैंने सेकंड चैप्टर के अंदर, ध्यान होगा लास्ट में था जाके सॉल्वेंट एंड इनसॉल्वेंट. यस सर. ठीक है ना? It is therefore necessary that such statements should be prepared according to some standard language and set rules. क्योंकि all over the world accounting data को different persons use कर रहे हैं from their different objectives, from different perspective. They are having different objectives to use the accounting information of a business organization. That is why accounting records must be prepared following the some set rules and guidelines.
तो इन रूल्स और गाइडलाइंस को सेट किया गया और उन्हीं रूल्स और गाइडलाइंस को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. These principles have been generally accepted by accountants all over the world as general guidelines for preparing the accounting statements. These principles have developed over a course of period from uses, reasons, common experiences, historical precedents, statements of individuals, professional bodies and regulation of government agencies. बोलो समझ में आया मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? Yes, sir. Yes, sir. इस टॉपिक को इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना. ये मैं आपसे पूछ सकता हूँ एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. ये मैं पूछ सकता हूँ आप लोगों से, ये तो पूछ सकता हूँ मैं. इसका आंसर तो आप प्रॉपरली दे सकते हो मुझे. अब नेक्स्ट टॉपिक है नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के फीचर्स क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं. What are the attributes of accounting principles? First point देखो, accounting principles are uniform set of rules. Accounting principles uniform set of rules हैं, यानी ये वो rules हैं या वो guidelines हैं जो uniform basis पर हर business organization के ऊपर apply होते हैं. यानी each and every business organization will follow these rules and guidelines, will follow these rules and guidelines for maintaining the accounting records, for maintaining the accounting records. तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, इसका इफेक्ट क्या आएगा कि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब इन रूल्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा तो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनेंगे वो यूनिफॉर्म बेसिस पे बनेंगे. ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे प्रोसीजर को फॉलो करके, दूसरे रूल्स को फॉलो करके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है और दूसरा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है. अगर मान लो सेम इंडस्ट्री के अंदर दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो दो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये स्टील इंडस्ट्री के अंदर, स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं. ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है, ये डिफरेंट प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहा है. मुझे बताओ क्या इनका कभी आपस में हम कंपैरिजन कर सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि वो रूल्स एंड गाइडलाइंस से डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं तो हम इनका आपस में कभी कंपैरिजन कर ही नहीं पाएंगे कि विच वन इज बेटर. तो इन ऑर्डर टू कंपेयर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ टू डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या in order to compare the financial records of the same business organization for 2 different years, it is necessary to follow the same accounting principles. The same accounting principles. Clear है? Yes, sir. तो देखो फर्स्ट पॉइंट में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस डेवलप्ड टू एंश्योर यूनिफॉर्मिटी एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. सर इजी अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगी? बेटा एक बार आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की नॉलेज ले ली किसी पर्सन ने, उसके बाद हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में है सेम प्रिंसिपल्स को ही तो फॉलो किया जा रहा है. तो एक बार अगर आप इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझ गए तो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो फाइनल अकाउंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा. इसे लिख रखा है फॉर ईजी अंडरस्टैंडिंग. क्लियर है? Yes, sir. सेकेंड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये मैन मेड हैं, ये कोई नेचुरल साइंस नहीं है, ये मैन मेड प्रिंसिपल्स हैं. यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन में मान लो गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हुई तो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स को भी थोड़ा चेंज किया गया. ये ऐसे नहीं है, ये कोई रिजिड प्रिंसिपल्स नहीं है. प्रिंसिपल्स फ्लेक्सिबल होते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर, वर्किंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाएंगे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग. तो ऐसा नहीं है कि ये रिजिड हैं कि भैया यही रूल है आपको यही फॉलो करना पड़ेगा. अगर बिजनेस एनवायरनमेंट या गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो. तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड एंड आर डेराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन.
They are not laboratory tested and hence they lack universal applicability like the principle of physics, chemistry and other natural sciences. देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री या अदर नेचुरल साइंसेस के जो रूल्स एंड गाइडलाइंस होते हैं, वहाँ पर जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जिन रूल्स को फॉलो किया जाता है, वो तो यूनिफॉर्म बेसिस पर उनकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो सेम वे के अंदर अप्लाई किए जाते हैं। आप चाहे टेस्टिंग इंडिया में कर लो या चाहे टेस्टिंग आप यूएसए में कर लो, जो रिजल्ट आएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर वो सेम आएंगे। यस और नो? Yes, sir. बट वाइल फॉलोइंग द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर वहाँ के जो लॉ एंड ऑर्डर है, उसके जो रूल्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर जो हमें करने के लिए कहता है, उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को मोल्ड किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स में हल्के से चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं होती कभी कभी, यानी वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल्स में स्लाइड से चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल प्रिंसिपल को ही चेंज कर देंगे, स्लाइड से चेंजेस होंगे। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल। ये तो मैं पढ़ा चुका आप लोगों को कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल। दे आर बाउंड टू चेंज विद द पासेज ऑफ टाइम इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन द बिजनेस प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड नीड्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अगर यूजर्स की नीड चेंज होगी तो उसके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी स्लाइड सा डिफरेंस आएगा। जैसे पहले काम करने का तरीका था मैनुअल, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सारी मैनुअल वर्किंग होती थी। अब क्या होती है? ऑनलाइन वर्किंग। अब ऑर्डर्स भी ऑनलाइन आते हैं, और हम रेस्पॉन्स भी ऑनलाइन ही देते हैं कि हम आपके ऑर्डर को फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बोलो, यस और नो? पहले क्या इतना Yes, था? पहले क्या इतनी ऑनलाइन वर्किंग थी? आंसर इज नो। और कोविड के बाद तो ये और भी ज़्यादा काम बढ़ गया। कोविड के बाद तो देखो वे ऑफ टीचिंग में कितना डिफरेंस आ गया। पहले आप स्कूल में फेस टू फेस अपनी फैकल्टीज से पढ़ते थे, इंटरेक्शन होता था, फिजिकली आप एक दूसरे को देख पाते थे, ठीक है ना। टीचर बच्चे के फेस को देख के ही समझ जाता था कि इस बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आज आपका फेस देखने के लिए हमें डिमांड करनी पड़ती है कि बेटा अपना वीडियो ऑन करो, हमें आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि वीडियो ऑन करो ताकि आपका फेस देख पाए हम। तो कितने चेंजेस आ गए। तो अकॉर्डिंग टू द चेंजेस या अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स या चेंज्ड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स विल बी बाउंड टू चेंज। बोलो, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. फोर्थ पॉइंट देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली एक्सेप्टेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर basis and guidelines for accounting and are generally accepted. The general acceptance of an accounting principle depends upon how well it satisfies the following three criteria. अगर इन तीन क्राइटेरियाज को जितना बेटर वे में कोई प्रिंसिपल सेटिस्फाई कर पाएगा, उतना ही हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल उतना ही पब्लिक के अंदर, यानी अकाउंटिंग वर्ड के अंदर उतना ही ये जनरली एक्सेप्ट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेलिवेंस। अ प्रिंसिपल इज रेलिवेंट if it results in the information that is useful to the users of the accounting information. अगर कोई प्रिंसिपल का जो इफेक्ट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स पर वो यूजर्स के लिए रेलिवेंट ही नहीं है, मतलब कि उस प्रिंसिपल को फॉलो करके जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में चेंजेस आए, उन चेंजेस के बेसिस पे यूजर कोई अप्रोप्रिएट डिसीजन ही नहीं ले पा रहा, तो हम कहेंगे कि वो प्रिंसिपल जनरली एक्सेप्टेड नहीं है, उसकी जनरल एक्सेप्टेंस काफ़ी वीक है। यस और नो? और अगर उस प्रिंसिपल को फॉलो करने से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में जो चेंजेस आते हैं, दोज चेंजेस आर बेनिफिशियल टू टेक द करेक्ट डिसीजन बाय द यूजर्स, इन सच अ केस वी कैन से दैट दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज जनरली एक्सेप्टेड इन द अकाउंटिंग वर्ल्ड। बोलो, क्लियर है? रेलिवेंस समझ में आया? Yes, sir. मतलब कि रेलिवेंस का मतलब ये है कि उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो इफेक्ट आ रहा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पर, अगर वो यूजर के लिए बेनिफिशियल है, वेरी गुड, दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट बी फॉलोड इन द फ्यूचर ऑल्सो। और अगर उसको यूज करने से
उस अकाउंटिंग प्रिंसिपल को यूज़ करने से या फॉलो करने से कोई हमें बेनिफिट नज़र नहीं आ रहे हैं यूज़र्स के लिए, डिफरेंट यूज़र्स के लिए, तो इन सच अ केस हम ये कहेंगे कि इसकी जर्नल एक्सेप्टेंस जो है काफ़ी लो है, काफ़ी वीक है। सेकेंड पॉइंट है ऑब्जेक्टिविटी। अ प्रिंसिपल इज ऑब्जेक्टिव इफ इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस और जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। यानी एक प्रिंसिपल को तब ऑब्जेक्टिव कहा जाएगा, एक प्रिंसिपल को ऑब्जेक्टिव तब कहा जाएगा इफ इट इज फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। पर्सनल बायस यानी जो अकाउंटेंट आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है वो किसी पर्टिकुलर पार्टी को बेनिफिट देने के पर्पस से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को चेंज ना करे। यानी जो अकाउंटेंट है वो हमारा न्यूट्रल होना चाहिए, वो किसी को फेवर ना करे। वाइल प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन द अकाउंटेंट मस्ट बी न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी वो किसी पार्टी को फेवर ना करे। ऐसा ना हो कि ओनर को फेवर करने के चक्कर में वो सप्लायर्स के साथ या लोन प्रोवाइडर्स के साथ क्या कर जाए, बेईमानी कर जाए। ये नहीं होना चाहिए, पर्सनल बायस नहीं होना चाहिए। और द जजमेंट ऑफ दोज हु फर्निश द इंफॉर्मेशन। Objectivity also implies verifiability, which means that there is some way of finding out the truthfulness or correctness of the information reported. Objectivity का मतलब ये भी है कि जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो वेरीफाइएबल होनी चाहिए। यानी जो अकाउंटिंग डेटा आपने प्रोवाइड किए यूजर्स को, यूजर्स के पास ऐसा कोई तरीका होना चाहिए कि वो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, बोलो, वेरीफाई कर पाए। यानी उसकी ट्रूथफुलनेस को या उसकी जेन्युइननेस को चेक कर पाए, ऐसा कोई तरीका होना चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। थर्ड पॉइंट, फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिकेबिलिटी। यानी जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो प्रैक्टिकल होने चाहिए। अगर जर्नल एक्सेप्टेंस को चेक करनी है, हमने क्या पढ़ा ऊपर, द जर्नल एक्सेप्टेंस ऑफ एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन हाउ वेल इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 क्राइटेरिया। अगर आपका अकाउंटिंग प्रिंसिपल फिजिबल है, यानी जो बात हम कह रहे हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल में उसको करना प्रैक्टिकल है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के दिखाओ 24 घंटे के अंदर, तो क्या वो प्रैक्टिकल है, क्या वो फिजिबल है? आंसर इज नो। आंसर इज नो। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझो फिजिबिलिटी का मतलब। A principle is feasible if it can be applied without undue complexity or cost. एक प्रिंसिपल को फिजिबल कहेंगे यानी प्रैक्टिकेबल कहेंगे कि ये प्रैक्टिकेबल है, ये बात ये फिजिबल है अगर उसको बिना किसी कठिनाई के, बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के या बिना किसी अननेसेसरी कॉस्ट के अप्लाई कर सके हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर। बोलो क्लियर है? अगर इन 3 क्राइटेरिया को आप सक्सेसफुली सेटिस्फाई कर पाते हो तो हम कहेंगे कि ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये जनरली एक्सेप्टेड नहीं है। बोलो क्लियर है ये नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स? यस सर। किसी पॉइंट में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को? देखो जहां आपको थ्योरी पोर्शन में लगे ना कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, तो सही तरीका सबसे ये है कि जैसे क्लास में आपने पढ़ लिया, क्लास ओवर होने के बाद 5 to 10 मिनट्स का खुद को ब्रेक दो और एक बार खुद उसको रीड करो। रीड करने के बाद भी अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती है तो सेम डे 1 or 2 टाइम्स और इवनिंग टाइम के अंदर रिवीजन करो जब आप फ्री होते हो। डे टाइम में मत पढ़ो वापस, क्योंकि आपके लॉन्ग आवर्स हैं स्टडीज़ के, लेक्चर्स लेते हो आप डे टाइम में, ऑनलाइन आपका सारे लेक्चर्स रहते हैं, तो स्ट्रेस आता है ऑनलाइन पढ़ने से। ऑनलाइन पढ़ने से स्ट्रेस तो आता है क्योंकि स्क्रीन टाइम बढ़ता है, आंखों पे भी जोर आता है। तो डे टाइम में मत रिवाइज करो, लेकिन इवनिंग में, और अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो नाइट में सोने से पहले, रात को जो आप पढ़ के सोते हो ना वो आपके माइंड में रिटेन्ड रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। और जो आप स्टडीज़ करते हो, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जो टॉपिक, बेटा अपना माइक ऑफ करो, जो टॉपिक आपको मोस्ट डिफिकल्ट लग रहा है वो आप किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, उस टॉपिक को कभी भी डिले मत करो पढ़ने से कि ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। नो, सबसे पहले उसी टॉपिक को हिट करो जो आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि वो इजी तभी बनेगा जब आप उसको बार बार पढ़ोगे।
जब आप उसको बार बार पढ़ोगे, ध्यान रखना इस चीज का। नाउ अब हम आगे पढ़ते हैं नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये ऑलरेडी हम वैसे पढ़ चुके हैं, देख लो आप बुक में से। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मीनिंगफुल टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स, मैंने कहा था ना फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, टू इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स इट इज सिग्निफिकेंट दैट सच इंफॉर्मेशन इज रिलायबल एज वेल एज कंपेरेबल। रिलायबल यानी उस इंफॉर्मेशन के ऊपर जो डिफरेंट पार्टीज हैं, जो डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो रिलाय कर सकें, यानी उसके ऊपर विश्वास कर सकें कि वो ट्रुथफुल हैं और जेन्युइन हैं। तो रिलायबल होनी चाहिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड कंपेरेबल होनी चाहिए। कंपेरेबल सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ईयर्स के जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, दोज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मस्ट बी कंपेरेबल। यानी एक तो हमने बनाया 2019-20 के फाइनल अकाउंट्स, और अब हम नेक्स्ट ईयर बनाएंगे 2020-21 के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो हमने फाइनल अकाउंट्स बनाए और इस ईयर में जो फाइनल अकाउंट्स बनाए, ये अकाउंट्स आपस में कंपेरेबल होने चाहिए। और ये तभी होंगे जब आप सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करोगे फ्रॉम ईयर टू ईयर। फ्रॉम ईयर टू ईयर सर आपने कहा था कि ड्यू टू द चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट और ड्यू टू द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट समटाइम्स देयर इज अ नीड टू चेंज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स स्लाइटली। आज ही डिस्कस किया था हमने, यस और नो? तो सर अगर मान लो ड्यू टू द चेंज इन द policies set by the government there is a slight change in the accounting principles which have been followed in the year 2020-21, तो फिर क्या ये 2 सालों के रिकॉर्ड्स कंपेरेबल हो पाएंगे? यस हो पाएंगे। चेंजेस जो होते हैं स्लाइड से होते हैं, ऐसा नहीं है पूरा प्रिंसिपल ही चेंज हो जाएगा, स्लाइड चेंजेस होते हैं। और चेंज तभी किए जाते हैं when such change is beneficial for the users of accounting information। अगर किसी चेंज का कोई बेनिफिट ही नहीं है, अगर किसी चेंज का कोई बेनिफिट ही नहीं है तो उस चेंज को अप्लाई नहीं किया जाता। चेंज विल बी डन, चेंजेस विल बी done in the accounting principles only when the effect of such change is beneficial in preparing the final accounts as well as to the users of accounting information। only in that case changes will be done। ठीक है, तो एक तो कंपैरिजन हो गया सेम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के 2 डिफरेंट ईयर के फाइनल अकाउंट्स के अंदर। और एक चेंज ये हो सकता है कि एक तो है ऑर्गेनाइजेशन एक्स लिमिटेड और एक है वाई लिमिटेड, ये सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो इन दोनों के जो फाइनल अकाउंट्स हैं इनको आपस में आप कंपेयर कर सको। दिस इज नोन एज कंपेरेबिलिटी। क्लियर है? Yes, sir. The comparability of information is required to see how a firm has performed as compared to the other firms। ये आ गया एग्जाम्पल, as compared to the other firms and how it has performed as compared to the previous years। इसका एग्जाम्पल ये हो गया। This becomes possible only if the information provided by the financial statements is based on some set rules known as policies, principles and conventions। These rules, next page पे आ जाओ, these rules called generally accepted accounting principle bring uniformity and consistency to the process of accounting। वो process of accounting में uniformity लेके आते हैं, यानी different business organization in जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सेम वे में फॉलो करते हैं, तो वो हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं वो यूनिफॉर्म बेसिस पे बनते हैं। एंड कंसिस्टेंसी टू द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड एनहेंस इट्स यूटिलिटी टू द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कितने टाइप के होते हैं? देखो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, 2 टाइप्स। एक तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, या तो आप बोलो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या आप बोल सकते हो अकाउंटिंग अजम्पशंस।
और एक होते हैं कन्वेंशंस, एक होते हैं कन्वेंशंस। तो काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देख लो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर डिस्क्राइब्ड बाय वेरियस टर्म्स सच एज अजम्पशंस, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट्स, डॉक्ट्रिन्स, पोस्टुलेट्स। डॉक्ट्रिन्स को हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत। पढ़ा होगा आपने कभी हिंदी में सिद्धांत, वर्ड सुना है कभी सिद्धांत? घर में भी बड़े बोलते हैं ना, बेटा सिद्धांतों पे चलो, प्रिंसिपल्स पे चलो। हमारी फैमिली के कुछ सिद्धांत हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनको फॉलो करना जरूरी है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों ने कभी तय किए थे। कभी सुना है ऐसा घर के अंदर? यस सर। तो डॉक्ट्रिन्स का मतलब होता है सिद्धांत। और पोस्टुलेट्स क्या होते हैं? पोस्टुलेट्स वो रूल्स हैं जो हम खुद उनको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये सही है। इनको हम बोलते हैं स्वयं सिद्ध सिद्धांत, यानी वो चीजें जिनको हम करके दिखा सकते हैं कि हाँ ये वास्तव में है चीज, ये चीज वास्तव में है, जिसको हम आप खुद प्रूव कर सको। जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर मैं एक हमारे पास एक एम्प्टी ग्लास है, आप ये कह सकते हो कि इसमें अगर मैं कंटिन्यूअसली वाटर डालूं तो आफ्टर सम टाइम जो पानी है वो गिलास से बाहर निकलने लगेगा। तो ये क्या हो गया? एक पोस्टुलेट। इसको आप साबित कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। किसी को आप दिखा दो, आप एक ग्लास रखो एम्प्टी किसी टेबल के ऊपर और उसमें पानी डाल के दिखाओ, मुश्किल से 30 सेकंड लगेंगे। जैसे ही ग्लास भरेगा पानी से पूरा, वो पानी बाहर निकलने लग जाएगा। तो ये आपने जो टेस्ट करके दिखाया, ये क्या है? पोस्टुलेट। यानी इसको आपने खुद ने साबित करके दिखाया एक एग्जाम्पल के थ्रू। क्लियर है? यस सर। These principles can be classified mainly in two categories. 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि what are the different kinds of accounting principles? आप बोलोगे कि accounting principles are mainly classified into two categories. First is accounting concepts or assumptions and second is accounting conventions. Accounting conventions. Clear है? यस सर। यस सर। यस सर। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और बाद में आएगा अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अब देखो डिफरेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस होते क्या हैं? वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, वापस पढ़ लो एक बार। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, यानी जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनको जो अकाउंटिंग लैंग्वेज है वो सेम मीनिंग कन्वे करे, यानी सेम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ऐसा नहीं है क्रेडिटर्स को डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगी और डेटर्स को डिफरेंट मीनिंग कन्वे करेगी। सेम मीनिंग विल बी बोलो कम्युनिकेटेड टू द डिफरेंट यूजर्स। तो इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed on a number of concepts which are usually followed while preparing the financial statements. These concepts provide a foundation for accounting process. Yani accounting principles, we can say that accounting principles provide a foundation, that is base for the accounting process. No enterprise can prepare its financial statements without considering these basic concepts or assumptions. बात समझ में आई कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कह सकता कि हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे विदाउट कंसीडरिंग these accounting principles. These accounting principles must be followed by each and every business organization while preparing the financial statements. while preparing the financial statements. बोलो क्लियर है? Yes sir. Yes sir. These concepts guide how transaction should be recorded and reported. कैसे तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएगी, यानी कैसे तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करोगे और कैसे उसको रिपोर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट करने का मतलब है कैसे आप उसको कम्युनिकेट करोगे टू द डिफरेंट यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Following may be treated as basic concepts or assumptions. अब देखो क्या लिखा है, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने सेट किए हैं? आज ही पढ़ाया था मैंने आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स सेट कर रखे हैं
तो उसमें है एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, there are three fundamental accounting concepts और assumptions। 3 fundamental accounting concepts and assumptions हैं जिनके नाम हैं फर्स्ट going concern concept, going concern concept, second consistency concept, second क्या है consistency concept, and third अक्रूवल कॉन्सेप्ट। रिपीट करो आप लोग, कौन कौन से हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विल फॉलो these basic accounting concepts or assumptions while maintaining the accounting records of the business organization। सर इन 3 में ऐसी क्या खासियत है जिस वजह से इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इशू किया उसमें लिख दिया कि ये 3 जो हैं वो बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं। इन तीनों में ऐसी क्या खासियत है? इनकी खासियत ये है कि while maintaining the accounting records of a particular business organization, if these 3 principles have been followed, अगर इन 3 principles को follow किया गया है तो यूजर्स को ये बताने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते टाइम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट को फॉलो किया। यानी यूजर बाय डिफॉल्ट ही अज्यूम करेगा कि while preparing the financial records of this business organization, going concern, consistency and accrual concept को follow किया गया है, by default वो assume करेगा। लेकिन अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते टाइम इन 3 में से किसी भी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया गया, मैं क्या कह रहा हूं, फॉलो नहीं किया गया, तो दैट इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफिकली स्टेटेड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कि हमने अपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते टाइम गोइंग कंसर्न को फॉलो नहीं किया या कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं किया या अक्रूवल को फॉलो नहीं किया। वो उसको स्पेसिफिकली यूजर्स को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक अकाउंटिंग assumptions या बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स which are stated in the accounting standard 1, in the accounting standard 1 which was issued by the Institute of Chartered Accountants of India। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो आंसर आप करोगे कि there are 3 basic concepts or assumptions which have been stated in accounting standard 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India। First is going concern concept, second is consistency concept and third is accrual concept। बोलो इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। किसी बच्चे को कोई डिफिकल्टी आज के लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा है, किसी भी स्टेज के ऊपर कोई डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हो। नो सर। तो बेटा आज हम इतना ही करेंगे, कल हम चालू करेंगे आगे पढ़ना। आगे वैसे थोड़ा हमारे पास 2-3 मिनट बचे हैं। जो अदर कॉन्सेप्ट्स हैं उनके एक बार नेम्स हम देख लेते हैं। हमारे पास लिस्ट है पेज नंबर 3 के ऊपर। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड assumptions आर द assumptions which are presumed to have been followed in preparing the financial statements। जो फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions हैं 3, या बेसिक अकाउंटिंग assumptions बोलो या फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions बोलो, which are stated in accounting standard 1 issued by the Institute of Chartered Accountants of India, there are 3 concepts। First is going concern, second is consistency and third is accrual। Other than these fundamental accounting assumptions, some more accounting assumptions are there which are as follows: business entity concept, money measurement concept, next है accounting period concept, फिर नेक्स्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी, यानी वो उसका सिनोनिम है। उसके बाद है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। सर ड्यूअल एस्पेक्ट तो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, वही डबल एंट्री सिस्टम वाला क्या? हाँ बेटा वही है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट।
फिर है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, कि कैसे हम रिवेन्यूज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, कब रिकॉग्नाइज करेंगे, एट द टाइम ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स या एट द टाइम ऑफ रिसीविंग कैश इन रिटर्न। जब हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे या गुड्स सेल करेंगे तब हम अपनी रिवेन्यू बुक करें, या जब हम बदले में कैश हमें रियलाइज होगा, रिसीव होगा, तब हम अपनी रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करें। ये हमें बताता है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। अब इन कॉन्सेप्ट्स को, ये जो 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, हम सीरियल नंबर वाइज इनको बैक टू बैक पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आपको हेल्प करेगा आने वाले टाइम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो बेटा आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय। Thank you, sir. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम।